नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका देश की बात में। मैं हूं आपके साथ राजश्री। बहसें छिड़ी हुई हैं हयातो ममात की, 100 बात बन गई है फिराक महज एक बात की। जी हां, आज फिराक गोरखपुरी का पुण्यतिथि है और फिराक गोरखपुरी के क्षेत्र गोरखपुर में पोलिंग भी होने वाली है। तो ऐसे में हम आपको जरूर बताएंगे कि यूपी चुनाव में आरोप प्रत्यारोप की राजनीति में जनता से संबंधित मुख्य मुद्दे गुम कहां हो गए हैं। बात बिजली की तो हो रही है, लेकिन सिर्फ वार पलटवार हो रहे हैं। बिजली की समस्या से कैसे निदान पाया जाए, इसका जिक्र तक नहीं है। कानपुर रेल हादसे पर तो सवाल जवाब हो रहे हैं, लेकिन उन 150 लोगों की बात नहीं हो रही है जो इस हादसे का शिकार हो गए, जिनकी मौत हो गई। साथ ही बात करेंगे हम वाराणसी के चुनाव की, जो पीएम मोदी के लिए अब नाक की लड़ाई बन गई है। बताएंगे सपा कांग्रेस गठबंधन की शुरुआत तो अच्छी हुई, लेकिन फिर आधे रास्ते कहां भटक गया है ये गठबंधन, ये आपको दिखाएंगे। कैसे एक बार फिर से गायत्री प्रजापति ने बढ़ाई है अखिलेश यादव की मुश्किलें, कौन सी ये मुश्किल है उसको टटोलने की कोशिश करेंगे और अखिलेश यादव ने इस बारे में क्या कहा है ये भी आपको बताएंगे। बीजेपी ने क्यों उठाया है बुर्के में मतदान का मुद्दा, क्या फिर से बीजेपी ध्रुवीकरण की राजनीति करना चाहती है। पूर्वांचल में जाते जाते अब लगभग आखिरी चरण में है उत्तर प्रदेश में चुनाव, और ऐसे में क्या चाहती है बीजेपी, ये हम आपको बताएंगे। यूपी और मणिपुर में मतदान की तैयारियां कैसे पूरी हुई हैं, किस तरह की तैयारियां हैं, ये आपको दिखाएंगे। बताएंगे आपको हम इन तमाम खबरों के अलावा अदालत की दुनिया में आज क्या कुछ होता रहा, और साथ ही दिखाएंगे अंतर्राष्ट्रीय खबरों में कि ट्रंप प्रशासन के किस कदम से भारतीय कंपनियों को उठाना पड़ेगा खामियाजा, यानी कि भारतीय कंपनियां कैसे अब घाटा उठाएंगी ट्रंप प्रशासन के महज एक फैसले से। और मोहब्बत और अदब के शहर आगरा में खबर नवीसों की बेअदबी एक फिल्म की शूटिंग के दौरान कैसे आई सामने, और इसके बाद तमाम खबरिया चैनलों ने इस खबर को कैसे गलत तरीके से दिखाया, ये भी हम आपको बताएंगे। याद करेंगे फिराक गोरखपुरी को और उनके कुछ खूबसूरत गज़लों को भी, और साथ ही आपको ये भी दिखाएंगे कि तमाम नोटबंदी के दौर में और तमाम बहस मुबाहिसे के बीच में कहाँ हुई है एक बार फिर से एक शाहाना शादी, और वो भी एक बीजेपी नेता के घर में। तो इन तमाम खबरों पर हमारी नज़र होगी, साथ ही बात इतिहास की होगी, बात साहित्य की होगी, और भी बहुत कुछ होगा हम आपके और हमारे बीच। तो चलिए शुरू करते हैं देश की बात के इस नए सफर को। उत्तर प्रदेश का चुनाव अब अपने आखिरी दौर में पहुंच गया है। शनिवार यानी कल छठे दौर के लिए वोट पड़ेंगे और 8 तारीख को 7वें और अंतिम दौर के लिए वोट पड़ जाएंगे। करीब 1 महीने तक चलने वाले इस चुनावी उत्सव में सभी पार्टियों के नेताओं ने धुआंधार रैलियां और रोड शो किए, और जनता के वोट खींचने के लिए विपक्षी नेताओं पर न सिर्फ प्रहार किए बल्कि ताने भी खूब कसे गए, वायदे भी खूब किए गए। लेकिन इस पूरे अभियान के दौरान जो चीज़ गायब रही वो थी कि चाहे वो प्रधानमंत्री हो या फिर मुख्यमंत्री या कोई भी दल का बड़ा नेता हो या फिर मुख्यमंत्री बनने का ख्वाब संजोए हुए तमाम और नेता हों, सब सिर्फ जुमले और तंज कसने तक ही सिमट कर रह गए। 7वें दौर की वोटिंग के लिए चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिर्जापुर में एक चुनावी रैली में कहा कि यूपी में हर चीज का रेट तय है, यहाँ भ्रष्टाचार दीमक की तरह घुस गया है। उन्होंने उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार को लेकर नया जुमला कर दिया। उत्तर प्रदेश के भ्रष्टाचार का जब मैं सुनता हूँ तो मुझे कवि अशोक चक्रधर की कविता में उन्होंने भ्रष्टाचार के भिन्न भिन्न रूपों का वर्णन किया है। एक नजराना, एक शुक्राना, एक हकराना, एक जबराना। मोदी ने कहा कि जो खुद अपना काम ठीक से नहीं कर पा रहे हैं वो केवल काम करने का ढोल पीट रहे हैं, वो हमसे काम का हिसाब मांग रहे हैं। यही नहीं, उन्होंने सपा कांग्रेस गठबंधन को भी आड़े हाथों लिया है। तो राहुल जी ने बताया था, उन्होंने कहा गुलाम नबी जी आप चिंता मत कीजिए, ये उत्तर प्रदेश है, तार है उसमें बिजली नहीं होती है।
मोदी की ये बात सच भी है। पिछले साल खाट सभा के दौरान कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने उत्तर प्रदेश में बिजली की व्यवस्था पर टिप्पणी की थी। उत्तर प्रदेश में तो हालत ये है, आपको बिजली नहीं मिलती है, आपको बिल मिलता है। उधर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कानपुर में हुए रेल हादसे को लेकर प्रधानमंत्री पर ताना कसा। मोदी ने कहा था कि रेल हादसे में आईएसआई का हाथ होने के संकेत मिल रहे हैं। उन्होंने लोगों को इसलिए लगाया कि काम कुछ नहीं किया है, और ये मंत्री भी लोग भी जो आए हैं तो कम से कम मंत्री लोग बताएं कि उन्होंने अपने विभाग से क्या काशी को दिया है, क्या यूपी को दिया है। ये तो अच्छा हो गया कि इतने मंत्री इकट्ठे आ गए। अब इकट्ठे ये सब मंत्री बताएंगे कि उन्होंने अपने अपने विभाग से उत्तर प्रदेश में क्या क्या काम किया है। यानी मामला आरोप प्रत्यारोप तक ही सिमट कर रह गया है। पूरे चुनाव प्रचार के दौरान यही माहौल दिख रहा है। जनता के मुश्किलों को दूर करने पर कहीं भी कोई ठोस चर्चा होती नहीं दिख रही। किसान, रोजगार, पानी, सड़क, बिजली जैसे मुद्दे भाषणों से नदारद रहे। अगर जिक्र हुआ भी तो महज विपक्षी पर हमलों के लिए अब जनता ही तय करेगी कि उसका तारणहार कौन बनेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, EPN। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिर्जापुर की रैली में जिन 4 तरह के भ्रष्टाचार का जिक्र किया, दरअसल वो कवि अशोक चक्रधर की कविता से लिया गया है। अशोक चक्रधर ने अपनी इस प्रसिद्ध रचना को कई बार श्रोताओं के सामने पेश किया है और आज प्रधानमंत्री मोदी ने ऐसा किया। लेकिन अशोक चक्रधर की आवाज में सुनते हैं उनकी यही कविता। फिर सुनिए, विष्णु मुराद का भ्रष्टाचार होता है 4 अब मेरा अनुसंधान देखिएगा। पहला, नजराना। ये काम होने से पहले दिए जाने वाला ऑफर है और पूरी तरह से देने वाले की भाव इच्छा पर ले जाता है। दूसरा, शुक्राना। ये काम होने के बाद बतौर शुक्रिया किया जाता है, उसमें लेने वाले को अचानक प्राप्ति के कारण बड़ा मजा आता है। तीसरा, अपनाना। यानी हल बनता है जनाब, बंधा बंधाया हिसाब, आपसी सेटलमेंट करेंगे 10% पेमेंट। चौथा, जबराना। यानी जबरदस्ती का। ये कहने वाले की नहीं, लेने वाले की इच्छा, क्षमता, शक्ति पर डिपेंड करता है, उसमें मना करने वाला नहीं। तो ये तमाम जो जिक्र था आज प्रधानमंत्री मोदी ने किया और इसका जवाब अखिलेश यादव ने दिया। अखिलेश यादव ने बीजेपी को लोगों को गुमराह करने वाली पार्टी बताया। अखिलेश गाजीपुर में एक चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे। इस मौके पर सपा अध्यक्ष बीएसपी पर भी बरसे और अखिलेश यादव ने कहा कि मायावती स्मारकों और पार्कों की राजनीति करती हैं, सिर्फ सपा ही यूपी के विकास की बात करती है। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने 7वें और आखिरी चरण के मतदान के लिए गाजीपुर में प्रचार किया। जनसभा को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि हमारी सरकार ने विकास के अनेकों काम किए हैं, लेकिन बीजेपी हमसे हिसाब मांग रही है। बीजेपी ने पूर्वांचल में पूरा जोर लगाया है। प्रधानमंत्री मोदी समेत उनके कैबिनेट के तमाम नेता यहाँ डेरा डाले पड़े हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और उनके मंत्रियों को अपने कार्यकाल का लेखा जोखा जनता के सामने रखना चाहिए। बीजेपी क्यों लगातार इतने लोग लगा रहे हैं? वो डेस्परेट है, वो मतलब क्यों? मैं ये सोच, उन्होंने लोगों को इसलिए लगाया कि काम कुछ नहीं किया है, और ये मंत्री भी लोग भी जो आए हैं तो कम से कम मंत्री लोग बताएं कि उन्होंने अपने विभाग से क्या काशी को दिया है, क्या यूपी को दिया है। ये तो अच्छा हो गया कि इतने मंत्री इकट्ठे आ गए। अब इकट्ठे ये सब मंत्री बताएंगे कि उन्होंने अपने अपने विभाग से उत्तर प्रदेश में क्या क्या काम किया है। अखिलेश ने बीएसपी सुप्रीमो मायावती को भी नहीं बख्शा। उन्होंने कहा कि जनता को पत्थर वाली सरकार से सचेत रहने की जरूरत है। पत्थर वाली सरकार है, उससे भी सावधान रहना। इधर वो भाषण बहुत लंबा पढ़ करके आती है, और जब वो भाषण पढ़ती है तो हमने देखा है कि कुर्सियों पे जनता भी सोने का काम करती है। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी से ज्यादा चालू पार्टी कोई नहीं है। बीजेपी समझाकर नहीं बल्कि बहकाकर वोट लेने में माहिर है। ब्यूरो रिपोर्ट, EPN। उधर बीएसपी अध्यक्षा मायावती भी पीएम मोदी और मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पर तंज करने से नहीं चूकी। मिर्जापुर की रैली में मायावती ने कहा कि अपनी नीतियों से एक ने तो देश को, दूसरे ने प्रदेश का बेड़ा गर्क कर दिया है। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने पूर्वांचल के रण में बीजेपी और समाजवादी पार्टी को चुनौती दी। माया ने कहा कि बीजेपी ने केंद्र में और सपा ने यूपी में अपनी गलत नीतियों से लोगों को गुमराह किया है। बीएसपी अध्यक्ष ने यूपी में जीत के विपक्ष के दावे की हवा निकाली। उन्होंने कहा कि इस बार जनता बहुजन समाज पार्टी को सत्ता में लाने का मन बना चुकी है।
मायावती ने कहा कि अखिलेश यादव ने कोई काम नहीं किया, प्रचार के नाम पर उन्होंने लोगों का पैसा पानी की तरह बहाया है। विकास के कार्य भी वर्तमान सपा सरकार में अधिकांश यहाँ आधे अधूरे ही किए जाते रहे हैं, जिनके प्रचार प्रसार पर प्रदेश की जनता का सरकारी करोड़ों अरबों रुपया अकेले यहाँ मीडिया में ही काफी बेदर्दी से खर्च कर दिया गया है, जबकि इसी अपार धन को यहाँ गरीबों के हित व कल्याण के कार्यों पर भी खर्च किया जा सकता था। मायावती ने बीजेपी और सपा पर आरोप लगाया कि देश और प्रदेश की सत्ता पर काबिज इन पार्टियों ने कोई काम नहीं किया है। दोनों के राज में जनता बदहाल है। बीजेपी की गलत नीतियां तो सपा सरकार के जंगलराज से लोग त्रस्त हैं। सभी वर्गों व विभिन्न क्षेत्रों में लगे लोगों की भी हालत यहाँ हर स्तर पर काफी ज्यादा खराब व दयनीय ही बनी रही है। कार्यकाल हर स्तर पर व हर मामले में अति निराशाजनक व अति कष्टदायक ही बना रहा है। मिर्जापुर की रैली में मायावती ने शब्द बाणों से विपक्षियों पर हमला बोला। आरोप लगाया कि विपक्ष बीएसपी की जीत की आहट सुनकर बौखला गया है। यूपी विधानसभा चुनाव के आखिरी 2 चरण से मायावती को काफी उम्मीदें हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। लेकिन यूपी चुनाव के आखिरी चरण में सबसे हाई प्रोफाइल जो क्षेत्र है वो है काशी का क्षेत्र, जहां पर काशी की सीटों की जंग पीएम मोदी के लिए नाक की लड़ाई बन गई है। बीजेपी के केंद्र सरकार के सभी बड़े मंत्री वाराणसी में कैंप कर रहे हैं, जिसके चलते पूरे शहर में सुरक्षा व्यवस्था काफी कड़ी कर दी गई है। स्थानीय स्कूल कॉलेज लगभग बंद कर दिए गए हैं और छात्रों की परीक्षाएं तक भी आगे बढ़ा दी गई हैं। कई स्कूलों में छात्रों की परीक्षाएं अब आगे बढ़ा दी गई हैं। आम आदमी का जाना आना बिल्कुल मुश्किल है। जाहिर सी बात है कि इतनी वीआईपी मूवमेंट्स हैं, इसकी वजह से आम आदमी को कई जगह तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन अब पीएम मोदी खुद वाराणसी को लेकर काफ़ी गंभीर हैं और वो खुद वाराणसी में रहेंगे। इसका अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि चुनाव प्रचार के दौरान इस बार वो वाराणसी में कई जगह जाएंगे और वहां पर एक सांसद के तौर पर अपने संसदीय क्षेत्र के लोगों से मिलेंगे और उन्हें यानी बीजेपी को वोट करने की अपील करेंगे। जबकि लोकसभा चुनाव के दौरान कभी भी प्रधानमंत्री मोदी को बनारस तक नहीं जाना पड़ा था और वो जीत के बाद ही पहुंचे थे, जब उन्होंने वो मशहूर बात कही थी कि मैं आया नहीं, मुझे मां गंगा ने बुलाया है। उधर अखिलेश राहुल भी यहाँ रोड शो करने वाले हैं और मायावती भी विश्वनाथ नगरी में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करने वाली है। मुझे बनारस में एक उम्मीदवार के नाते मेरी बात बताने का सौभाग्य मुझे नहीं मिला था। उसके बावजूद भी मोदी के मौन को बनारस के लोगों ने जिस प्रकार से मोहर लगाई है, ये दोनों घटनाएं हिंदुस्तान की राजनीतिक जीवन की महत्वपूर्ण घटनाएं जो मेरे साथ जुड़ी हुई। 2014 के लोकसभा चुनावों में वाराणसी में भारी जीत मिलने के बाद नरेंद्र मोदी ने काशी की जनता का आभार कुछ इस तरीके से जताया था। अब विधानसभा चुनावों में यहाँ पीएम मोदी की परीक्षा है। 7वें और आखिरी चरण में पूर्वांचल के 7 जिलों की 40 सीटों पर मतदान है। इनमें से बीजेपी के विरोधियों का सबसे ज्यादा फोकस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र की सीटों पर है। सपा और कांग्रेस गठबंधन यहां शनिवार को रोड शो करने जा रहा है, जिसमें अखिलेश और राहुल के अलावा डिंपल यादव भी शामिल रहेंगी। शनिवार को पीएम मोदी भी वाराणसी में होंगे। बताया जा रहा है कि मंदिर में दर्शन के उनके कार्यक्रम कुछ इस तरह से रखे गए हैं जो 3 विधानसभा क्षेत्रों के दायरे में आते हैं। इस दिन यूपी में सत्ता की दावेदार एक और पार्टी बीएसपी की मुखिया मायावती भी वाराणसी के चुनावी मोर्चे पर होंगी। वाराणसी में मतदान से पहले दिग्गजों का ये शक्ति प्रदर्शन भी यहाँ के चुनावी रंग का इजहार करेगा। विरोधी पीएम के गढ़ में सेंध लगाने के लिए हर दाव आजमाने में लगे हैं, शायद ये सोचकर कि अगर कामयाब रहे तो पीएम मोदी पर एक नैतिक दबाव बना सकेंगे। आज तक कोई प्रधानमंत्री जी 3 दिन किसी राज्य में नहीं रुका है, यहाँ चुनाव हो रहा हो,
तो मोदी जी क्यों रुके? जब अपने होम टाउन बनारस से डरे हुए हैं तो फिर समझ लो कि कौन से 5 चरण में उनको जीत हो रही है और कौन सा बोनस मिलने जा रहा है। बीजेपी विरोधियों की रणनीति को पहले ही भांप चुकी है, इसीलिए उसने पार्टी के दिग्गजों को वाराणसी में झोंक रखा है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह अपना कंट्रोल रूम यहीं शिफ्ट कर चुके हैं, तो स्मृति ईरानी और मनोज तिवारी जैसे नेता भी लगातार दौरे में लगे हैं। प्रदेश अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य, मनोज सिन्हा और महेंद्र नाथ पांडे सरीखे नेता नाक की लड़ाई का मैदान बने काशी में दिन रात एक किए हुए हैं। पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में विधानसभा क्षेत्रों में बीजेपी के अंदर बगावत की बू भी सामने आ चुकी है, इसीलिए पार्टी की चुनौती और बढ़ गई है। वाराणसी जिले में तो कुल 8 विधानसभा सीटें हैं, लेकिन वाराणसी लोकसभा क्षेत्र में 5 सीटें आती हैं। 5 में से 3 सीट पर तो बागी उम्मीदवार मैदान में उतारे गए हैं। चौथी सीट पर भी कार्यकर्ताओं की नाराजगी सामने आ चुकी है। सबसे ज्यादा बवाल हुआ शहर दक्षिण की सीट को लेकर। 7 बार से विधायक रहे श्यामदेव राय चौधरी का टिकट काटकर नए नवेले नीलकंठ तिवारी को दे दिया गया। टिकट बांटने के बाद जब केशव प्रसाद मौर्य बनारस पहुंचे तो श्यामदेव के समर्थकों ने उन्हें रास्ते में ही रोकने की कोशिश की थी। वाराणसी कैंट से सौरभ श्रीवास्तव की उम्मीदवारी पर भी हंगामा हो चुका है। इस सीट से सौरभ के माता पिता कई बार विधायक रह चुके हैं, जिसके चलते कई कार्यकर्ता टिकट वितरण में परिवारवाद का आरोप लगा चुके हैं। इन तमाम तस्वीरों के बीच 11 मार्च को आने वाले नतीजों में वाराणसी को लेकर दिलचस्पी शायद सबसे ज्यादा होगी। गौरव शर्मा, वाराणसी, APN। तो बड़ी संख्या में केंद्रीय मंत्रियों की वाराणसी में उपस्थिति अपने आप में बड़ी खबर है। पार्टी ने दिल्ली से पहुंचे इन मंत्रियों के लिए खास काम तय करके रखे हुए हैं। कोई व्यापारियों को रिझाने की कोशिश कर रहा है, तो किसी का चुनाव प्रचार डॉक्टरों और छात्रों पर केंद्रित है। स्मृति ईरानी का जिम्मा महिलाओं को पार्टी के पक्ष में करने का है, जबकि मनोज तिवारी और रवि किशन की भोजपुरी समुदाय पर निगाह है। यानी कि जितने नेता हैं उतना काम भी है। और कई नेता तो ऐसे भी हैं जो चाहते हैं कि इस एल्बम में अपनी तस्वीर भी लगा लें, ताकि वाराणसी में यदि पार्टी की जीत होती है तो वो कह सकें कि इस गंगा में हमने भी नहाया था। बीजेपी ने प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र बनारस में केंद्रीय मंत्रियों की पूरी फौज उतार दी है। तमाम बड़े नेता इन दिनों बनारस में डेरा डाले हुए हैं और सभी को संगठन की तरफ से जिम्मेदारी भी सौंपी गई है। वित्त मंत्री अरुण जेटली को व्यापारियों को बीजेपी के पक्ष में करने का जिम्मा दिया गया है, तो वहीं कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी महिलाओं को लामबंद कर रही है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा डॉक्टरों और छात्रों को बीजेपी के पक्ष में करने की जुगत भिड़ा रहे हैं, तो अभिनेता और गायक मनोज तिवारी और रवि किशन को भोजपुरी समुदाय के लोगों को लुभाने के काम पर लगाया गया है। रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा ग्रामीण इलाकों में मतदाताओं को जागरूक करने में लगे हुए हैं, तो वित्त राज्य मंत्री संतोष गंगवार को शिक्षकों और वाराणसी के प्रबुद्ध जनों को मनाने और रिझाने के काम पर लगाया गया है। ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल की जिम्मेदारी है कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम पर नजर रखेंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह रणनीतिकार के रूप में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। मंत्रियों के कामकाज का लेखा जोखा रखने का जिम्मा अमित शाह के पास है। बीजेपी के साथ साथ आरएसएस भी पूरी ताकत के साथ घर घर जाकर मतदाताओं को रिझाने में लगा हुआ है। गौरव शर्मा, APN, वाराणसी। और इसी बीच राहुल और अखिलेश भी बनारस में रहेंगे शनिवार को, और वो चलो काशी के नाम से ये पूरी रैली अपनी रखेंगे और साथ ही वहाँ पर दर्दे बनारस के नाम से एक वीडियो लॉन्च करेंगे, ताकि इसके माध्यम से वो युवाओं को अपने साथ जोड़ सके और उन तमाम लोगों को जोड़ सके जिनका मोहभंग प्रधानमंत्री मोदी से हो गया है। और ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी अपने संसदीय क्षेत्र के तमाम लोगों से व्यक्तिगत तौर पर मिलेंगे और उनसे अपील करेंगे कि जैसी जीत उन्हें लोकसभा चुनाव में मिली थी बनारस से, वैसी ही जीत इस बार भी उन्हें मिले। और इस दौरान वो बाबा विश्वनाथ और बाबा काल भैरव का भी आशीर्वाद लेंगे। इसी बीच गैंगरेप के आरोपी अखिलेश सरकार में मंत्री गायत्री प्रजापति फरार हैं और पुलिस उन्हें ढूंढने में नाकाम है। इन सबके बीच यूपी में 2 चरण के बाकी चुनाव को देखते हुए विपक्ष इस मुद्दे को निशाना बनाने से नहीं चूक रहा है और गायत्री प्रजापति चुनाव से पहले भी सपा के लिए मुश्किलें बढ़ाने वाले साबित होते रहे और अब चुनाव के दौरान भी उनका जिन्न अखिलेश यादव का साथ नहीं छोड़ रहा है। अखिलेश यादव ने उनसे समर्पण करने को कहा है, लेकिन खबर ये भी है कि शायद गायत्री प्रजापति देश से बाहर चले गए हैं। गायत्री प्रसाद प्रजापति वो नाम है
जो अखिलेश यादव के लिए गले की वो हड्डी बन गया है, जिसे ना तो उगलते बन रहा है और ना ही निकलते। साथ रहकर भी साथ ना होने का संकेत देकर अखिलेश यादव ये जरूर जताना चाहते हैं कि वो दागियों के साथ नहीं है, लेकिन कुछ तो मजबूरी रही होगी कि उन्हें न सिर्फ गायत्री प्रजापति को टिकट देना पड़ा, बल्कि उनके लिए प्रचार करने भी जाना पड़ा। नाबालिग का यौन शोषण और उसकी मां से गैंगरेप के आरोपी यूपी के मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। ऐसे में यूपी पुलिस को उनके विदेश भागने की आशंका है। इसे देखते हुए यूपी पुलिस अब उनका पासपोर्ट निरस्त कराने में जुट गई है। ऐसे में विपक्ष इसे मुद्दा बना रहा है कि आखिर क्या कारण है कि अखिलेश उनका साथ दे रहे हैं। मैं समझता हूँ पुलिस अपना काम करेगी और जो वो ढूंढना चाहते हैं मंत्री जी को, वो शायद उनके जल्दी से उसका कार्रवाई भी होगी, मैं समझता हूँ। भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे गायत्री प्रजापति सपा में मचे सियासी संग्राम का एक अहम किरदार है। उन्हें लेकर सपा में जमकर संग्राम हुआ था। अखिलेश यादव ने उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया था, लेकिन मुलायम की पैरवी के बाद उनकी घर वापसी हुई थी। चुनाव से पहले सपा की कलह का कारण रहे प्रजापति चुनावों में भी गले की हड्डी बने हुए हैं। सच्चाई कुछ और भी हो सकती है। बदायूं में क्या सच्चाई थी, अरुण वर्मा वाला विधायक वाले मामले में क्या सच्चाई निकली है, तो मैं ये नहीं कहता हूँ कि क्या होगा, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट और सरकार का पूरा सहयोग है पुलिस को। गायत्री प्रजापति सामने आकर अपनी बातें रखें और सच का सामना करें। ये बयान देकर अखिलेश ने डैमेज कंट्रोल की कोशिश जरूर की है, लेकिन उनकी गिरफ्तारी होती है तो भी और नहीं होती है तो भी अखिलेश के लिए ये एक बड़ा सिरदर्द जरूर बन गई है, क्योंकि यूपी में 2 चरणों की वोटिंग बाकी है। ऐसे में विपक्ष के हाथ ये बड़ा मुद्दा जरूर है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। तो सपा को गायत्री प्रजापति फैक्टर से नुकसान पहुंच ही रहा है। साथ ही पार्टी की कांग्रेस के साथ हुए गठबंधन को लेकर बनी हवा भी अब धीरे धीरे ठंडी पड़ती नजर आ रही है, ऐसा विश्लेषकों का मानना है। हालांकि अखिलेश अभी राहुल गांधी के साथ तो कभी अकेले धुआंधार प्रचार कर रहे हैं, वहीं डिंपल की सभाएं भी अखिलेश से टक्कर लेती नजर आ रही हैं। लेकिन प्रियंका गांधी के चुनावी प्रचार से नदारद होने से गठबंधन वैसा समा बांधने में नाकाम साबित हो गया जो बीजेपी ने अपने चुनाव प्रचार से बांधा है। वैसे विश्लेषकों का यह भी मानना है कि यदि प्रियंका और डिंपल एक साथ चुनाव प्रचार करती पूर्वांचल में, तो कहीं ज्यादा फायदे सपा कांग्रेस गठबंधन को हो सकते थे, जिसकी उम्मीद सपा और कांग्रेस गठबंधन अब नहीं कर सकती। चुनाव के छठे चरण में सपा कांग्रेस गठबंधन का प्रचार मध्यम पड़ता नजर आ रहा है। अखिलेश दिन में 7-7 सभाएं कर रहे हैं, लेकिन यदाकदा राहुल गांधी के दर्शन मिलने के अलावा कोई बड़ा नेता गठबंधन की तरफ से प्रचार के मैदान में नजर नहीं आ रहा है। कांग्रेस के राज बब्बर समेत ज्यादातर स्थानीय नेता पहले से ही गठबंधन के पक्ष में नहीं थे, न ही किसी भी कीमत पर समझौता होने देने के पक्ष में थे। जब पार्टी और परिवार साथ देने को तैयार नहीं, तो वो कांग्रेस से क्या उम्मीद कर सकते हैं। ऐसे में अखिलेश की अर्धांगिनी ही राजनीति के मैदान में उनके साथ खड़ी दिखाई पड़ रही है और मोदी जैसे महारथी से लोहा ले रही है। जो 3 साल तक मन की बात कर रहे थे, अब उनके मन की बात में क्या था सबको पता चल गया। उनके मन की बात में थी भेदभाव की बात, जाति धर्म की बात, दिवाली रमजान की बात और शमशान और कब्रिस्तान की बात। बीजेपी ने अपनी पूरी चतुरंगिनी सेना ही पूर्वांचल की धरती पर उतार दी है। साम दाम दंड और भेद की रणनीति अपनाई जा रही है। बुर्के तक उठाकर देखने की बात कही जा रही है। विरोधियों का कहना है कि बीजेपी पर डर भारी है, लेकिन सच्चाई ये भी है कि देश को पीएमओ चला रहा है और 2/3 केंद्रीय मंत्रिमंडल बनारस के घाट और पप्पू चाय की दुकान पर दिन बिता रहा है। बीजेपी के भोकाल के सामने गठबंधन फीका नजर आ रहा है। ऐसे में सपा समर्थकों को लगता है कि कांग्रेस ने अखिलेश को छल लिया है। 1/4 सीटें लेकर पार्टी को बाबा जी का ठुल्लू दिया गया। पहले उम्मीद की जा रही थी कि डिंपल भौजाई के साथ प्रियंका जब मंच पर उतरेंगी तो बीजेपी क्या मोदी जी भी फीके पड़ जाएंगे, लेकिन विनय कटियार ने भी कह दिया था कि उनके पास भी सुंदर नेताओं की कमी नहीं है। उनसे ज्यादा तो बहुत सी सुंदर और भी महिलाएं लड़कियां हैं जो स्टार कैंपेनर है, हीरोइन है, कई कलाकार हैं, वो ज्यादा हैं उनसे ज्यादा। बीजेपी ने भी प्रियंका के जवाब में स्मृति ईरानी को प्रदेश में पार्टी का चेहरा बनाने की तैयारी कर ली थी, लेकिन सोनिया गांधी की खराब सेहत की वजह से प्रियंका घर से बाहर नहीं निकल पाई। कांग्रेस ने सफाई के तौर पर और कांग्रेस के मतदाताओं को संदेश देने के लिए सोनिया का वीडियो भी जारी किया। रायबरेली और अमेठी हमारे जीवन का
हमारे वजूद का एक अभिन्न अंग बन चुके हैं। आपका और हमारा एक विशेष रिश्ता है जो मेरे जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। आज पूरा देश मोदी सरकार के कुशासन से त्रस्त है। कुछ भी हो, उत्तर प्रदेश के महाभारत में अखिलेश अभिमन्यु की तरह सियासी चक्रव्यूह में फंसे नजर आ रहे हैं। अपने पिता, सगे चाचा, सगे संबंधी रिश्तेदार दुश्मनों के पाले में नजर आ रहे हैं, लेकिन वो जानते हैं कि हार गए तो शहीद कहलाएंगे और जीत गए तो सत्ता सुख भोगने को मिलेगा। अंशुमन त्रिपाठी, एपीएन। तो सपा कांग्रेस गठबंधन को कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के अस्वस्थ होने से भी झटका लगा है। सोनिया इन चुनावों में प्रचार नहीं कर पाई और माना जा रहा है कि सोनिया की देखभाल के चलते प्रियंका भी अपना समय चुनाव प्रचार में नहीं दे पाई। ऐसे में अब राहुल का पार्टी की कमान संभालना लगभग तय है। यूपी में चुनाव जारी है और मणिपुर में कल से 2 चरणों में वोट डाले जाएंगे। इससे पहले पंजाब, उत्तराखंड और गोवा में चुनाव संपन्न हो गए, लेकिन इन 5 राज्यों में चुनाव प्रचार के लिए कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी कहीं भी दिखाई नहीं दी। दरअसल सोनिया का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। हाल ही में दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में उनके कंधे का ऑपरेशन हुआ है। माना जा रहा है कि पिछले 7 अगस्त में वाराणसी में रोड शो के दौरान सोनिया को कंधे में लगी चोट फिर उभर आई थी। उनके इसी कंधे का पहले भी ऑपरेशन हो चुका है। सोनिया गांधी अपनी मौजूदा बीमारी से धीरे धीरे उबर रही हैं। फिलहाल कांग्रेस पार्टी की ओर से अभी कुछ भी नहीं बताया गया है, लेकिन लगातार खराब स्वास्थ्य के चलते उनका पार्टी को समय देना अब लगभग नामुमकिन हो गया है। वो संसद के शीत सत्र में अधिकांश समय तक अनुपस्थित रहीं। नोटबंदी के मुद्दे पर राहुल गांधी ने ही पीएम मोदी के खिलाफ कांग्रेस की रणनीति और विरोध की अगुवाई करी। हालांकि कांग्रेस के नेता बार बार दोहराते रहे हैं कि राहुल गांधी का पार्टी अध्यक्ष बनना तय है, लेकिन सूत्रों का कहना है कि इसके लिए उचित समय को लेकर कुछ चिंताएं हैं। राहुल गांधी राजनीतिक रूप से काफी अहम यूपी विधानसभा चुनावों में कांग्रेस के अभियान की अगुवाई कर रही है, जहां पार्टी अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी से गठबंधन कर चुनावी मैदान में है। यूपी चुनावों के नतीजों को राहुल के नेतृत्व को जनता के बीच स्वीकारोक्ति के रूप में देखा जाएगा, क्योंकि सोनिया यहाँ पृष्ठभूमि में ही रही। लेकिन इस बीच चुनाव आयोग ने कांग्रेस को सख्त आदेश देते हुए कहा है कि वो 15 जून तक पार्टी अध्यक्ष समेत अन्य पदों के लिए चुनाव संपन्न कराए। आयोग ने पार्टी को लिखा है कि अब और समय नहीं दिया जा सकता है। देश की सबसे पुरानी पार्टी में साल 2010 में आखिरी बार अहम पदों और समितियों के सदस्यों के चुनाव के लिए मतदान हुआ था। सोनिया गांधी साल 1998 से कांग्रेस की अध्यक्ष है। 2013 में उनके बेटे राहुल गांधी को पार्टी उपाध्यक्ष बनाया गया था। कांग्रेस कार्यकारिणी समिति, जो कि पार्टी में सबसे अहम नीति निर्णायक अंग है, उसमें अधिकतर सदस्यों को चुनने की बजाय नामित किया गया है। पार्टी ने सांगठनिक चुनावों के लिए काफी व्यापक योजनाओं की घोषणा भी की थी, लेकिन इसमें देरी होती चली गई और अभी तक आंतरिक चुनाव नहीं हुए हैं। लेकिन अब चुनाव आयोग के अल्टीमेटम के बाद कांग्रेस के पास पहले जैसी स्थिति बनाए रखने का विकल्प शायद नहीं बचा है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। और इस बीच यूपी में छठे चरण के लिए कल यानी शनिवार को पूर्वांचल के 7 जिलों की 49 विधानसभा सीटों पर मतदान होगा। तमाम दल जबरदस्त प्रचार के बाद अब अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं, लेकिन हकीकत में अब फैसला जनता के हाथ में है। यूपी के पूर्वांचल की 7 जिलों की 49 विधानसभा सीटों के लिए प्रचार का शोर थम चुका है। इस चरण में बीजेपी सांसद महंत आदित्यनाथ के संसदीय क्षेत्र गोरखपुर, माफिया राजनेता मुख्तार अंसारी के क्षेत्र मऊ और केंद्रीय मंत्री कलराज मिश्र के संसदीय क्षेत्र देवरिया में चुनाव पर सभी की नजरें होंगी। छठे चरण में नेपाल से सटे महाराजगंज और कुशीनगर के साथ साथ गोरखपुर, देवरिया, आजमगढ़, मऊ और बलिया जिले की 49 सीटों पर 4 मार्च को मतदान होने हैं। इस दौर में 77,84,000 महिलाओं समेत करीब 1,72,00,000 मतदाता कुल 635 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे। इसके लिए 17,926 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। छठे चरण के चुनाव में कुल 160 करोड़पति उम्मीदवार मैदान में हैं, जबकि 126 उम्मीदवारों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं। वर्ष 2012 की अगर बात करें तो इन सीटों में से सपा ने 27, बसपा ने 9, बीजेपी ने 7 और कांग्रेस ने 4 सीटें जीती थी, जबकि 2 सीटें अन्य के खाते में गई थी। इस चरण में सबसे ज्यादा 23 उम्मीदवार गोरखपुर सीट से चुनाव मैदान में हैं, जबकि सबसे कम 7 उम्मीदवार मऊ जिले की मोहम्मदाबाद गोहना सीट से किस्मत आजमा रहे हैं। सपा जहां एक बार फिर 2012 का कारनामा दोहराना चाहती है, तो वहीं बीएसपी और बीजेपी की उम्मीदें तभी परवान चढ़ पाएंगी
जब छठे दौर के दंगल में उनका प्रदर्शन पिछले बार से बेहतर होगा। बलिया से अनामिका सिंह के साथ गोरखपुर से विक्रम मिश्रा, APN। उधर मणिपुर विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए भी तैयारियां पूरी हो गई हैं, जहां कल कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान होगा। यहां चुनाव 2 चरण में हो रहे हैं। पहले चरण में 38 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान होगा, जिसमें कुल 168 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। कुल 60 सदस्यीय विधानसभा के लिए चुनाव की दौड़ में शामिल सभी राजनीतिक दलों ने अपना चुनाव प्रचार यूनाइटेड नगा काउंसिल द्वारा लागू आर्थिक नाकेबंदी और इसे तोड़ने में राज्य सरकार की नाकामी पर फोकस किया है। कथित विकास की कमी, बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार, कोषों का दुरुपयोग और राज्य में बिगड़ती कानून व्यवस्था जैसे मुद्दों को भी राजनीतिक दलों ने यहां उठाया है। जहां कांग्रेस सत्ता में काबिज रहने का प्रयास कर रही है, वहीं बीजेपी से उसे कड़ी चुनौती मिल रही है। पिछले साल अपना अनशन तोड़ पीपुल्स रिसर्जेंस एंड जस्टिस अलायंस नाम की पार्टी का गठन करने वाली मानवाधिकार कार्यकर्ता इरोम शर्मिला चानू पर सभी की निगाहें हैं। आर्म्ड फोर्सेज स्पेशल पावर एक्ट हटाने की मांग को लेकर इरोम शर्मिला 16 साल से अनशन पर थीं और अब वो चुनाव लड़ रही हैं। तो ये थी चुनावी खबरों पर हमारी नजर और अब चलिए नेशनल टॉप 5 खबरों में देखते हैं कि देश भर में आज और क्या कुछ होता रहा। मध्य प्रदेश के किसानों को आलू के सही दाम न मिलने से नाराज कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी शुक्रवार को कुछ किसानों के साथ आलू से भरी बोरियां कंधों पर रखकर विधानसभा पहुंचे और आलू को विधानसभा के बाहरी दरवाजे की सड़कों पर बिखेर दिया। कांग्रेस विधायक पटवारी ने पत्रकारों से कहा कि राज्य के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खेती को फायदे का धंधा बनाने की बात करते हैं, लेकिन किसानों को अपनी फसलों के सही दाम नहीं मिलते। पहले भी किसानों को फसलों के दाम नहीं मिले और उन्हें सड़कों पर फेंकना पड़ा था। सरकार ने काले धन का पता लगाने के लिए एक विशेष जांच दल का गठन किया है। SIT के उप प्रमुख जस्टिस अरिजीत पसायत ने ये खुलासा किया है कि अभी तक 70,000 करोड़ के काले धन का पता लगाया जा चुका है। मामले में छठी रिपोर्ट अप्रैल महीने में सुप्रीम कोर्ट को सौंपी जाएगी। पसायत ने बताया कि अब तक 70,000 करोड़ के काले धन का पता लगाया जा चुका है, जिसमें से 16,000 करोड़ रुपए विदेशों में जमा है। नोटबंदी से देश भर की जनता ने बैंकों और ATM के सामने लाइनों में घंटों खड़े रहकर बहुत सी परेशानियां झेली, लेकिन अब मोदी सरकार के इस फैसले ने मंदिर के लिए भी एक अनूठी समस्या पैदा कर दी है। दरअसल आंध्र प्रदेश में भगवान वेंकटेश्वर के तिरुपति स्थित विश्व प्रसिद्ध मंदिर में पिछले 2 महीनों से भक्तों श्रद्धालुओं ने हुंडियों में लगभग 4 करोड़ रुपए मूल्य के बंद हो चुके 500 और 1000 रुपए के नोट दान में दिए हैं। तिरुमला तिरुपति देवस्थानम के कार्यकारी अधिकारी D संबाशिवा राव ने बताया कि मंदिर प्रशासन ने सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक को इस बाबत पत्र लिखा है। शुक्रवार को जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बलों के काफिले पर ग्रेनेड हमला हुआ। हमले में एक नागरिक मोहम्मद अयूब की मौत हो गई, तो वही एक CRPF का जवान और एक नागरिक हमले में घायल हो गए हैं। आतंकियों ने पुलवामा में सुरक्षा बलों पर ग्रेनेड फेंकी। वह हमला भीड़-भाड़ वाले इलाके मुरान चौक पर हुआ। धमाके के बाद सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर लिया। आसपास के इलाकों में सघन तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टीम इंडिया बेंगलुरु के M चिन्नास्वामी स्टेडियम में शनिवार से दूसरा टेस्ट मैच खेलने उतरेगी। पहले टेस्ट में विराट एंड कंपनी को 333 रन से करारी हार झेलनी पड़ी थी। 4 टेस्ट मैचों की सीरीज में फिलहाल ऑस्ट्रेलिया 1-0 से आगे है। पुणे में सीरीज का पहला मैच हारने के बाद अब बेंगलुरु टेस्ट काफी रोचक होगा। और आप देख रहे देश की बात, आगे हम आपको दिखाएंगे कि अदालत के परिसर में कैसे हुआ कवियों का सम्मेलन और किस तरह से मनाई गई होली। और इसके अलावा आज याद करेंगे फिराक गोरखपुरी को उनके पुण्यतिथि पर। लेकिन इस वक्त हम आपको बता दें कि यदि आप बनना चाहते हैं पत्रकार तो आप हमसे सीधे तौर पर जुड़ सकते हैं। आप हमारे सोशल मीडिया के इन लिंक्स को फॉलो करके और डायरेक्ट मेल द्वारा आप हमसे जुड़ सकते हैं। हमारी ट्विटर लिंक है APN न्यूज इंडिया, यहाँ पर आप इसे फॉलो करें और उसके बाद DM यानी कि डायरेक्ट मैसेज के द्वारा आप अपनी स्टोरी या फिर वो वीडियो हम तक भेज सकते हैं जिसे आप चाहते हैं कि APN पर दिखाया जाना ज़रूरी है। आप हमारे WhatsApp नंबर को भी नोट करें और यहाँ पर भी आप अपना शूट किया हुआ वीडियो भेज सकते हैं और अपनी खबर भी हम तक पहुँचा सकते हैं। 9643106027 ये हमारा WhatsApp नंबर है और हमारा Facebook पेज है APN न्यूज इंडिया, जहाँ पर आप अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। हमारा email ID contact@apnlive.com है और यहाँ पर आप सीधे तौर पर हमसे जुड़ सकते हैं।
आखिर क्या है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता? इसके कई जवाब हो सकते हैं, लेकिन देश की अखंडता के साथ खिलवाड़ कतई बर्दाश्त नहीं है। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में एक बार फिर कश्मीर की आज़ादी वाले पोस्टर लगे। उन पर यह भी लिखा गया कि फ़लस्तीन को भी आज़ाद करना चाहिए, खुद फैसला लेने का हक होना चाहिए। हालांकि यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन ने ये पोस्टर निकलवा दिए। पोस्टर लगाने वाला संगठन DSU वही छात्र संगठन है जिसके सदस्य उमर खालिद, अनिर्बान भट्टाचार्य और कुछ अन्य के खिलाफ 9 फरवरी 2016 को एक रैली में देश विरोधी नारे लगाने का आरोप लगा था। ऐसे में सवाल उठता है कि दिल्ली प्रशासन, खासकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल चुप क्यों हैं और क्यों ऐसे छात्रों को इस तरह के काम करने की इजाजत मिल रही है। जेएनयू कैंपस में दिखे कुछ विवादित पोस्टरों ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज की नई बिल्डिंग पर लगाए गए इन पोस्टरों पर कश्मीर की आजादी, मुक्त फिलिस्तीन, आत्मनिर्णय का अधिकार जिंदाबाद जैसे नारे लिखे गए। बताया जा रहा है कि हाल ही में ये पोस्टर DSU यानी डेमोक्रेटिक स्टूडेंट यूनियन की ओर से लगाए गए हैं। ये संगठन करीब 1 साल पहले जेएनयू में सक्रिय था। जेएनयू कैंपस में देश विरोधी नारे लगाने के आरोपी उमर खालिद और अनिर्बान भट्टाचार्य इसके सदस्य हैं। पोस्टर जो देश को बांटने वाले और समाज को बांटने वाले हैं, इससे जेएनयू की छवि और यहाँ के आम छात्रों की छवि धूमिल हो रही है। साथ ही साथ हमें यह देखना होगा कि जो बासों का ये पोस्टर है, एक नक्सली से भगत सिंह की तुलना की है, तो हमें समझना होगा कि ये ऐसे वामपंथी गिरोह हैं जो क्रांतिकारी सलाम बोलते हैं लेकिन भगत सिंह की तुलना नक्सली से कर देते हैं। यूनिवर्सिटी है वो थोड़ा देश से हल्की सी ऊपर होती है। वहाँ पर आप जो देश में व्यापक चीजें हैं उनसे अलग हटके कुछ डिस्कस करते हैं जो आप बाहर नहीं बात कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी में अगर कश्मीर के मुद्दे पर डिस्कशन हो रहा है, वहाँ के आवाम के बारे में बात की जा रही है, तो ये सही है। हालांकि मैं इससे सहमत नहीं हूँ, हमारी ऑर्गेनाइजेशन से सहमत नहीं है। विवादित नए पोस्टर की जानकारी सुर्खियों में आते ही जेएनयू प्रशासन ने विश्वविद्यालय सुरक्षा टीम को पोस्टरों को हटाने का आदेश दिया। जेएनयू वाला नया मामला ऐसे समय में सामने आया जब रामजस कॉलेज विवाद पूरी तरह से थमा नहीं है। कांग्रेस को साजिश की बू आ रही है तो बीजेपी का कहना है कि कश्मीर की आजादी की बात करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। जेएनयू के किसी छात्र ने किया है कि जो आरोप लगता है कि बाहर के लोग जेएनयू को बदनाम करने के लिए ऐसी कोशिश कर रहे हैं, तो जेएनयू को बदनाम करने की एक साजिश हो रही है। इसकी जांच होना चाहिए। अगर जेएनयू के किसी छात्र ने ये किया है तो निश्चित रूप से उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये जो लोग कश्मीर की आजादी मांग रहे हैं, उनमें हिम्मत हो तो अपना अपना नाम सूची दे दें। इन लोगों पर देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए, क्योंकि कश्मीर भारत का अंग है। किस चीज की आजादी चाहिए? ये देशद्रोही लोग हैं, ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। उधर रामजस कॉलेज विवाद मामले में प्रदर्शन और जवाबी प्रदर्शन का दौर खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। एबीवीपी के प्रदर्शन के एक दिन बाद मंडी हाउस में SFI कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे। छात्रों के अलग अलग गुट में टकराव जारी है और अपने अपने हिसाब से इसे देशभक्ति और देशद्रोह के रंग से पिरोने की कोशिश की जा रही है। हालांकि रामजस कॉलेज परिसर में ही एक अलग रंग भी दिखा जब NSUI के छात्रों ने कॉलेज कैंपस के अंदर दोबारा शांति और भाईचारा कायम करने के लिए फूल बांटे। क्या ये फूल विवादों से गरमाए जेएनयू और DU कैंपस को कूल कर पाएगा? सुमंत कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, APN दिल्ली। युवा जोश का व्यवस्था के खिलाफ खड़ा होना लाजिम सी बात है, लेकिन देश के खिलाफ खड़ा होना कहां तक जायज ठहराया जा सकता है, बड़ा सवाल। लेकिन इस सवाल को हल करने से पहले ये ज़रूरी है कि तमाम दलों के नेता अपने व्यक्तिगत या दलीय राजनीति से ऊपर उठकर देश की सोचें। अब एक खूबसूरत शादी का नज़ारा दिखाते हैं हम आपको, जहां पर शादी तो ये बहुत बादशाहाना अंदाज से हुई है, लेकिन साथ ही उन गरीबों का भी मजाक उड़ता है जब बार बार ये कहा जाता है कि कम पैसे में शादी की जाए। पूरे देश में नोटबंदी का असर अब भी है। ऐसे में महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष राव साहब दानवे के बेटे की शाही शादी सुर्खियां बटोर रही है। दानवे के बेटे संतोष और जाने माने मराठी सिंगर राजेश सरकाटे की बेटी रेणु की शादी औरंगाबाद में हुई। शादी के लिए मध्यकालीन महलों जैसा सेट तैयार किया गया और इसमें 30,000 मेहमान पहुंचे। इस शादी की निगरानी पुलिस ने ड्रोन कैमरे से की। संतोष और रेणु की इस शाही शादी में करोड़ों के खर्च का अंदाजा लगाया जा रहा है। इस शादी में मेहमानों को महंगे सेट्स गिफ्ट में दिए गए। शादी में सभी तरह की भारतीय डिशेस को शामिल किया गया था और चाइनीज खाना भी मौजूद था। राव साहब दानवे ने मेहमानों को बुलाने के लिए वीडियो इन्विटेशन भेजा था। इस शादी में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के साथ साथ महाराष्ट्र सरकार की
पूरी कैबिनेट शामिल हुई है। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं शादी में शिवसेना चीफ उद्धव ठाकरे के आने की उम्मीद की जा रही थी, लेकिन वो नहीं पहुंचे। माना जा रहा है कि जिस तरह से शिवसेना ने नोटबंदी का विरोध किया था और इस वक्त जिस तरह से बीजेपी से उसकी खटास चल रही है, इसी को ध्यान में रखते हुए उद्धव ठाकरे वहां नहीं पहुंचे। लेकिन इस शाही शादी का नजारा आप तक जरूर पहुंच रहा है और आप समझ सकते हैं कि किस तरह से गरीबों का माहौल उड़ाती हैं ऐसी शादियां। पूर्व उपराष्ट्रपति और राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे भैरों सिंह शेखावत का बंगला श्रम मंत्री जसवंत यादव को आवंटित करना राजस्थान सरकार को भारी पड़ सकता है। इसे लेकर विवाद शुरू हो गया है। इस बंगले में रह रहे बीजेपी विधायक नरपत सिंह राजवी ने इसे खाली करने से मना कर दिया है। इससे पहले भी इस बंगले को खाली करने के लिए कई नोटिस भेजे जा चुके हैं और माना यह जा रहा है कि मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे कहीं न कहीं बदले की भावना से काम कर रही हैं। श्रम मंत्री जसवंत यादव को पूर्व उपराष्ट्रपति भैरों सिंह शेखावत का बंगला 14 सिविल लाइंस आवंटित किया गया है, जो मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के आवास 13 सिविल लाइंस के बगल में है। मुश्किल ये है कि यहाँ पहले से ही बीजेपी विधायक नरपत सिंह राजवी का परिवार रह रहा है और उन्होंने इसे खाली करने से साफ इनकार कर दिया है। सरकार उन्हें इस बंगले को खाली करने के लिए पहले भी कई बार नोटिस दे चुकी है, लेकिन अब तक उनसे बंगला खाली नहीं करवा पाई है। जसवंत यादव से पहले किरण माहेश्वरी को भी मंत्री रहते ये बंगला आवंटित किया गया था, लेकिन वो भी इसे खाली नहीं करवा सकी थी। नरपत सिंह राजवी के बेटे विक्रमादित्य को भैरों सिंह शेखावत ने गोद लिया था। परिवार का कहना है कि वो सरकार को इसका किराया दे रहे हैं और बंगला खाली नहीं करेंगे। हालत ये है कि इस बंगले के खाली होने की उम्मीद खुद सामान्य प्रशासन विभाग के अफसरों को भी नहीं है। उल्टा उन्होंने जसवंत यादव को पूर्व में गांधीनगर में आवंटित B606 में ही शिफ्ट होने की नसीहत दे दी। राजस्थान सरकार बंगला खाली करवाने के लिए 5-5 नोटिस दे चुकी है। पानी बिजली कनेक्शन काटने के आदेश भी जारी कर रखे हैं, लेकिन बावजूद इसके बंगला खाली नहीं करवाया जा सका है। ब्यूरो रिपोर्ट APN। अब अदालती दुनिया की कुछ खबरें लेते हैं। नेताओं और नौकरशाहों के खिलाफ चल रहे आपराधिक मामलों की सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने और सजा याफ्ता व्यक्ति के आजीवन चुनाव न लड़ने, पार्टी न बनाने देने से संबंधित जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस रंजन गोगोई और जस्टिस नवीन सिन्हा की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई के बाद केंद्र सरकार और चुनाव आयोग को जवाब देने का आखिरी मौका दिया है। केंद्र सरकार और चुनाव आयोग को 2 हफ्ते के भीतर अपना जवाब सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने भाजपा नेता और पेशे से वकील अश्विनी उपाध्याय की चुनाव सुधार से संबंधित जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया है। उधर उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन यानी NRHM घोटाले में पूर्व मंत्री बाबू सिंह कुशवाहा को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने गैर जमानती वारंट पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। गाजियाबाद की अदालत ने कुशवाहा के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था और कुशवाहा ने इस वारंट को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने कुशवाहा को निचली अदालत में जाने को कहा है। इससे पहले इसी मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट भी कुशवाहा की अर्जी खारिज कर चुका है। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के आदेश के बाद NRHM के आरोपी बाबू सिंह कुशवाहा 10 लाख की जमानत राशि की रकम देने पर बाहर है। सुप्रीम कोर्ट की इमारत देखते ही एक धीर गंभीर से अभिव्यक्ति जहन में उतरती है, लेकिन ऐसा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में सिर्फ धीर गंभीर कानूनी बहसें ही नहीं होती है, यहाँ भी कवियों के बोल गूंजते हैं, यहाँ भी खिलाड़ियों के बल्ले बोलते हैं। होली का त्यौहार आने ही वाला है और ऐसे में होली से पहले सुप्रीम कोर्ट में एक कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। आयोजन के सूत्रधार रहे मशहूर कवि अशोक चक्रधर। आज तो वैसे भी वो ज्यादा मौजूद हैं। साथ में रविंद्र करदम, सरिता जैसे कई कवियों और कवयित्रियों ने अपनी कविता पाठ से सुप्रीम कोर्ट में समा बांधा। नेताजी अपने चेलों को समझा रहे थे, चेले सहमति में सिर हिला रहे थे। नेताजी बोले, जो बात तुझे समझाई समझ में आई। चेले बोले, नहीं तो फिर गर्दन क्यों हिलाई। वो बोले, जी आपसे ही सीखा है और आपसे ही जाना है कि हाई कमान कुछ भी कहे, बस सहमति में सिर हिलाना है। मैं एक ऐसे फोटोग्राफर को जानता हूं जो हमेशा शादी ब्याह के फोटो खींचता था। एक बार उसकी ड्यूटी शमशान में लगी, मुर्दे का अंतिम फोटो खींचना था, उसका अभ्यास नहीं था, तो उसने जैसे ही अपना कैमरा मुर्दे के चेहरे पे फोकस किया, आदतन उसके मुंह से निकल गया, स्माइल प्लीज। ऑफर इतना जोरदार था कि मुर्दा भी मुस्कुरा दिया।
अंजाम ये हुआ कि मुर्दा लगातार मुस्कुरा रहा था और जो नहीं थे वो हुए जा रहे थे। और इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे जस्टिस जे चलमेश्वर, और जाहिर सी बात है कि तमाम न्यायाधीशों के चेहरे पर भी हंसी ज़रूर आई होगी और इस पूरे हास्य कवि सम्मेलन का उन्होंने आनंद भी उठाया है। अब कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों की ओर नज़र करते हैं। चीन के एक पूर्व शीर्ष अधिकारी ने भारत चीन सीमा विवाद निपटारे के मसले पर पहली बार परोक्ष रूप से अपनी बात रखी है। उन्होंने कहा है कि अरुणाचल प्रदेश का तवांग तिब्बत का एक अभिन्न हिस्सा है। ऐसे में तब तक सीमा विवाद नहीं सुलझाया जा सकता जब तक कि पूर्वी क्षेत्र में भारत कोई रियायत देने पर सहमति नहीं जताता। इस पूर्व शीर्ष अधिकारी के मुताबिक यदि भारत ऐसा करता है तो अक्साई चीन क्षेत्र में चीन भारत को रियायत दे सकता है। चीन ने बड़ी चालाकी से संकेतों में भारत के सामने प्रस्ताव रखा है। चीन ने संकेत दिए हैं कि अगर भारत उसे अरुणाचल का तवांग वाला हिस्सा दे देता है तो वो अक्साई चीन पर अपना कब्जा छोड़ सकता है। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं है जब चीन की ओर से इस तरह की पेशकश की गई है। अरुणाचल प्रदेश के प्रसिद्ध बौद्ध स्थल तवांग के बदले चीन पूर्वी क्षेत्र में लेन देन का ऑफर इससे पहले भी कर चुका है। 2007 में सीमा विवाद सुलझाने के लिए वर्किंग ग्रुप की घोषणा के ठीक बाद चीन ने यही पेशकश की थी, जिससे पूरी बातचीत खटाई में पड़ गई थी। और इस वक्त भी जब दलाई लामा तवांग आने वाले हैं और उनका स्वागत भारत करने वाला है, इसको लेकर चीन की चिंता बढ़ती जा रही है और इसीलिए इस तरह के ऑफर वो भारत को दे रहा है। उधर अमेरिकी कांग्रेस में शुक्रवार को वो बिल दोबारा पेश किया गया जो वहां की कंपनियों को विदेशों में अपने कॉल सेंटर्स खोलने से रोकेगा। इस बिल का मकसद अमेरिका से भारत जैसे देशों में नौकरियों की आउटसोर्सिंग पर हमेशा के लिए रोक लगाना है। डेमोक्रेट सांसद जिन ग्रीन और रिपब्लिकन सांसद डेविड मैककिनले ने यूएस कॉल सेंटर एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बिल को अमेरिकी संसद में पेश किया है। इसके साथ ही विदेशी कामगारों और विदेशों में काम कर रही अमेरिकी कंपनियों के खिलाफ लगातार सख्त रुख अपनाए जाने की दिशा में डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने एक और कदम बढ़ा दिया है और डोनाल्ड ट्रंप के इस कदम से भारतीय कंपनियों को खामियाजा उठाना पड़ सकता है। अब सिने जगत से जुड़ी कुछ खबरें लेते हैं। रजनीकांत वापस आ रहे हैं अपने पुराने अवतार में और इसके पहले हम आपको मुन्ना भाई की बात बताते हैं। आगरा में फिल्म भूमि की शूटिंग के दौरान पत्रकारों की दबंगई सामने आई है और इसका शिकार हुए हैं संजय दत्त। यहाँ शूटिंग स्थल पर पत्रकारों ने जबरन घुसने की कोशिश की, यहाँ तक कि पत्रकार मारपीट पर भी उतारू हो गए। मामला बढ़ता देख अभिनेता संजय दत्त ने बीच बचाव की कोशिश की और हंगामा कर रहे पत्रकारों से शांति बनाए रखने की अपील की। फिल्म भूमि में संजय दत्त मुख्य किरदार में हैं और फिल्म की शूटिंग के लिए वे काफी दिनों से आगरा में ही हैं, लेकिन पत्रकारों ने जिस तरह से दबंगई की उससे स्पष्ट होता है कि किस तरह से सितारे अक्सर ऐसे स्थितियों के शिकार हो जाते हैं। कभी कभी खबर होती नहीं बनाई जाती है। आगरा में भी कुछ ऐसा ही हुआ। संजय दत्त शूटिंग करने कहीं जाएं तो पूरा शहर उमड़ते देर नहीं लगेगी और ऐसा ही हुआ आगरा में। अदालती लड़ाई से राहत मिलने के बाद संजय दत्त ने अपनी नई पारी शुरू की और भूमि की शूटिंग करने आगरा पहुंचे। यहां वीवीआईपी रोड पर एक सीन को फिल्माया जा रहा था। व्यस्त सड़क पर संजय दत्त की शूटिंग देखने के लिए सभी आने जाने वाले रुक गए। स्थानीय पत्रकारों को भी स्टोरी की तलाश थी। टीवी पत्रकार अपना वीडियो कैमरा लेकर पहुंच गए तो अखबार के फोटोग्राफर भी पीछे नहीं रहे। संजय दत्त की शूटिंग की होड़ में अफरा तफरी का माहौल हो गया। उनके सुरक्षा गार्डों ने भी भीड़ पर काबू करने की कोशिश की तो हाथापाई और मारपीट की नौबत तक आ गई। मौके की नजाकत देख संजय दत्त खुद बीच बचाव करने भीड़ के बीच पहुंचे और नाराज पत्रकारों को मनाने की कोशिश की। शूटिंग के वक्त पत्रकारों से बात करना मुश्किल हो जाता है क्योंकि पूरा ध्यान काम में होता है उस वक्त, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है उस वक्त वहां उनसे बात करना। या तो कलाकार काम कर लेगा, संवाद अपने याद रखेगा, या बात कर लेगा। दोनों काम एक साथ होना बहुत मुश्किल होते हैं। देखिए, चीजों को तोड़ मरोड़ के पेश करने से सिर्फ एक ही पक्ष दिखाई देता है और जिनके हाथ में ताकत है वो अपनी तरीके से इसको दिखा देते हैं, वो बिल्कुल गलत है। खैर मामला तो संभल गया, लेकिन पत्रकारों को मनचाही स्टोरी नहीं मिल पाई। चंद पत्रकारों का गुस्सा संजय दत्त के मनाने के बाद भी नहीं उतरा। उन्होंने दत्त के सुरक्षा गार्डों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी। एफआईआर में आरोप है कि उनके कैमरे लूटे गए हैं। हमारे पत्रकार साथियों ने फिल्म की कवरेज से बड़ी स्टोरी बना दी, लेकिन मोहब्बत और अदब के शहर में खबरनवीसों की बेअदबी उससे भी बड़ी खबर है। कलम और प्रेस की आड़ में दबंगई से पत्रकारिता शर्मसार हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN।
लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि मुन्ना भाई का एक मुन्ना भाई वाला रूप एक बार फिर से अदब के इस शहर में देखने को मिला। हालांकि पत्रकारों ने जबरदस्त बेअदबी की। और देश की बात के आखिरी पड़ाव में अब बात देश और दुनिया के इतिहास की। तीन मार्च 1974 में तुर्की एयरलाइंस का DC-10 विमान पेरिस के निकट दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। हादसे में विमान में सवार सभी 345 लोगों की मौत हो गई थी। 3 मार्च 1847 में टेलीफोन का आविष्कार करने वाले अलेक्जेंडर ग्राहम बेल का जन्म आज ही के दिन हुआ था। और 3 मार्च 1982 में उर्दू साहित्य के लिए पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले शायर फिराक गोरखपुरी का निधन हुआ था। और 3 मार्च 2009 में पाकिस्तान के लाहौर में मैच खेलने जा रही श्रीलंकाई क्रिकेट टीम की बस पर हथियारबंद लोगों ने गोलियां चलाई थी। आने वाली नस्लें तुम पर फख्र करेंगी हम असरों, जब भी उनको ध्यान आएगा कि तुमने फिराक को देखा है। ये कहने की हिम्मत केवल मशहूर शायर रघुपति सहाय और फिराक गोरखपुरी में ही थी। हिंदी, उर्दू, संस्कृत, अंग्रेजी, ब्रज, भोजपुरी के शब्दों को एक साथ गजल के कैनवस पर उतारने का कमाल फिराक गोरखपुरी की कलम ने ही किया है। फिराक साहब मिलनसार थे, हाजिर जवाब थे, लेकिन मुंहफट और दबंग भी। कई सम्मानों से नवाजे गए फिराक गोरखपुरी उर्दू जगत का वो जगमगाता सितारा है जिसकी रोशनी आज भी शायरी को एक नया मकान दे रही है। 3 मार्च 1982 में फिराक गोरखपुरी का देहांत हो गया, लेकिन अपनी मौत से पहले ही वो लिख गए थे, ऐ मौत आके खामोश कर गई तू, सदियों दिलों के अंदर हम गूंजते रहेंगे। फिराक को याद करते हुए देश की बात में आज बस इतना ही। नमस्कार।